ये मोदी जी ने सबसे पहले चरण छुए आडवाणी जी के और आडवाणी जी को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। फिर जब मोदी जी संसद में गए, पहला अपना अधिवेशन शुरू होने पे, तो पहले उन्होंने संसद को कहा ये मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने ढोक दिया और ढोक देने के बाद उन्होंने उस संसद को पंगु, गूंगा और बहरा बना दिया। उसके बाद आपको याद होगा एक बार मोदी जी ने संविधान की बड़ी पुस्तक लेकर उसके सामने वो सर झुकाया और उसके बाद संविधान की आत्मा की हत्या करके पूरी तरह से संविधान को तहस नहस करने का काम किया। यानी जहां सर झुकाते हैं उसी को तबाह। जी हाँ, जी। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत कुछ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो पहलू जो आमतौर पर आपको दूसरे माध्यमों से, दूसरे चैनलों से नहीं मिलते, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त देश की राजनीति में बहुत कुछ उथल पुथल ऐसा हो रहा है कि शायद अब से पहले 70 साल में ना हुआ हो। पार्लियामेंट के अंदर मीडिया के लोगों की एंट्री बंद करने का इंतज़ाम किया गया है, वहाँ से सांसदों को निलंबित किया गया है जो बोल सकते थे पार्लियामेंट के अंदर, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो रहा है। क्या हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी डेमोक्रेसी बचेगी नहीं बचेगी, किस तरफ जा रहे हैं, क्या कुछ छुपाना चाहती है सरकार जिस पर चर्चा नहीं चाहती। चर्चा होगी तो बहुत गुल खिलेंगे, सामने आएंगे बहुत कुछ, बल्कि गुल क्या खिलेंगे, बहुत से कीड़े समझ लीजिए, बहुत सी बुराइयां, बहुत सी खराबियां जनता के सामने आएंगी। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज ख़ास मेहमान हैं रविंद्र कुमार जी, जो पेशे से वकील हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। आप अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के, जो कभी नरसिम्हा राव के ज़माने में बहुत बड़ी टक्कर लेने का काम किया था। जो काम अपोजिशन पार्टियां, बड़ी पार्टियां नहीं कर सकी, वो रविंद्र कुमार जी ने किया था। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप बताइए कि ये पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के आसपास क्या कुछ हो रहा है। अब तो प्रेस क्लब से पार्लियामेंट तक हमारे मीडिया के साथियों ने भी प्रदर्शन किया है। आखिर मीडिया में, हालांकि एक बड़ी तादाद मीडिया के लोगों की वो है जो खामोश बैठे हैं, वो प्रदर्शन में नहीं आएंगे, जिनको आप गोदी मीडिया रोज़ाना आप शाम को बर्दाश्त करते हैं, जो नफ़रत फैलाते हैं। लेकिन हाँ, अब भी कुछ जर्नलिस्ट हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको प्रोटेस्ट करना पड़ा और वहाँ से पार्लियामेंट से राज्यसभा के मेंबर्स को निलंबित किया गया। बताया जाता है कि ये वो लोग थे जो वाकई सरकार को घेर सकते थे। और उसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। एक अजीब नई दिल्ली के जो सरकारी सीट है उसके आसपास, जिन लोगों ने नई दिल्ली देखी है, राष्ट्रपति भवन, उसके साथ में साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, फिर उसके बाद संसद, और उसके बाद जो अहम मिनिस्ट्रियां हैं नई दिल्ली की, इसको दिल्ली का बल्कि भारत का दिल कहा जाता है। पूरी सरकार यहाँ से चलती है। वहाँ बड़ा तनाव महसूस हो रहा है। अभी हम अगर यहाँ से 5 किलोमीटर भी दूर नहीं है, वहाँ आप जाएंगे तो तनाव आपको महसूस होगा सड़कों पर, और आप भी अभी आए हैं कुछ तनाव देखते। मैं वहीं से आ रहा हूँ। बिल्कुल। तो अभी क्या कुछ है, आप बताइए। देखिए, लोग जो दिल्ली आते थे उनके दो ही सपने होते थे। हाँ। एक तो होता था कि लाल किले चले जाएं, कुतुब मीनार चले जाएं, और दूसरा होता था इंडिया गेट पे फ़ोटो खिंचा लें या राष्ट्रपति भवन के सामने फ़ोटो खिंचा लें। जी जी जी। तो जो सेंट्रल विस्टा है उसकी वजह से हम केंद्र सरकार ने इंडिया गेट पे फ़ोटो खिंचाने पर रोक लगा दी, आप वहाँ जा नहीं सकते। फिर लोगों ने विजय चौक, जहाँ पर की बीटिंग रिट्रीट होती है, वहाँ जाना शुरू किया। वहाँ प्रेस वाले भी अपना मजमा लगा कर रखते थे। आज से भारत सरकार ने आम आदमी का वहाँ जाना भी बंद कर दिया है। आप वहाँ एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया आप नहीं जा सकते, और आपकी 3 जगह तलाशी होगी, 3 जगह आपका कार्ड पूछा जाएगा। यानी राष्ट्रपति भवन के सामने वाला वो हिस्सा जहाँ विजय चौक होती है, हाँ, जिसमें दोनों तरफ फुहारे हैं। जी हाँ। लोगों को याद आ जाएगा वो तस्वीरें। वो तस्वीरें दिखाएंगे हम इसको कि कहाँ की, वहाँ जाना बंद कर दिया। जी जी जी। और जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने पूरे रास्ते देखा कि हर चौराहे पे 2, 4, 6 बदतमीज किस्म के हिजड़े खड़े कर रखे हैं, और वो हर आदमी से कहते हैं आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। वाकई हिजड़े हैं या आप किसी और को हिजड़े कह रहे हैं? अब ड्रेस तो उन्होंने वही पहन रखी है। हाँ जी। तो ये माहौल, खौफ का माहौल जो है सरकार ने बना रखा है, और देश के ये लोग हैं जो हिजड़े हैं,
ये एक तरह से अब देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकार चाहती है कि आम आदमी भी हिजड़ों की तरह रहे, ना बोले ना चाले, और वो जो है सरकार के हर आदेश को माने। आप जो भारतीय जनता पार्टी है, आप इसकी संस्कृति समझ लीजिए। सबसे पहले जिक्र आता है आज़ादी के बाद कि महात्मा गांधी के चरणों में प्रणाम किया गॉडसे ने, और फिर गांधी को गोली मार दी। उसी तरह आप याद करिए, मोदी जी ने सबसे पहले चरण छुए अडवाणी जी के, और अडवाणी जी को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। फिर जब मोदी जी संसद में गए, पहला अपना अधिवेशन शुरू होने पे, तो पहले उन्होंने संसद को कहा ये मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने ढोक दिया, और ढोक देने के बाद उन्होंने उस संसद को पंगु, गूंगा और बहरा बना दिया। उसके बाद आपको याद होगा, एक बार मोदी जी ने संविधान की बड़ी पुस्तक लेकर उसके सामने वो सर झुकाया, और उसके बाद संविधान की आत्मा की हत्या करके पूरी तरह से संविधान को तहस नहस करने का काम किया। यानी जहां सर झुकाते हैं उसी को तबाह कर। जी हाँ, जी, ये इनकी स्ट्रेटेजी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये सर झुकाना कहाँ कहाँ होता है, आप लोग भी नज़र रखिए, और इनकी आदतें जो कुछ ये करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं रविंद्र जी। जी, अब सवाल आता है कि प्रेस से सरकार को क्या डर है। हाँ, सरकार ने क्या किया कि कोरोना काल के टाइम में, जब बड़ी तादाद में प्रेस गोदी मीडिया बन चुकी है, उसके बाद भी ये ऐसा है, कुछ चमचे जो हैं वो चमचे, वो पत्रकार चमचे नहीं हैं, उनके मालिक चमचे हैं। हाँ, यानी कि आप देखिए कि 78% जो मीडिया है, ग्रुप मीडिया हाउसेज हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, उनका जो पूरा नियंत्रण है या तो अडानी के हाथ में है, या अंबानी के हाथ में है, या सुभाष चंद्रा है जो जी वाले हैं उनके हाथ में है, या रिपब्लिक भारत वाले हैं जो इनके मंत्री हैं आज के समय में। तो मोदी मीडिया में क्या है कि जो मालिक हैं वो मोदी जी के चमचे हैं, मोदी जी के सामने सर झुकाते हैं, और वहाँ के पत्रकारों को ये इजाज़त नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई खबर जो है दे सकें। अब ये जो पत्रकार, जो प्रेस क्लब के लोग हैं, या एडिटर गिल्ड्स के लोग हैं, या प्रेस एसोसिएशन के लोग हैं, या जर्नलिस्ट एसोसिएशन के लोग हैं, जिनकी आत्मा जिंदा है, अभी आत्मा जिंदा नहीं है। हाँ। उनकी रोजी रोटी पे पेट पे लात पड़ी है। हाँ, उनको, वो भी अभी तक चुप थे, वो भी जो है हम प्याला हम निवाला, हम बिस्तर, हमदम मेरे हमदम है मेरे दोस्त वाली बात थी। अब उनके पेट पे लात पड़ी है, क्योंकि उनकी एंट्री संसद में बंद कर दी गई है। तो बंद होने के बाद उनका बिलबिलाना जाहिर है, और बिलबिलाना लाजमी है। अच्छा, लेकिन इस बीच में एक बात बताऊं, आपने जो पेट पर लात मारने की बात कही है, मैं सिर्फ खबरों तक की बात नहीं सोच रहा जब आप ऐसी बात कह रहे हैं ना। देखिए, हर प्रोफेशन में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। मैं चूँकि भूल ना जाऊं इसलिए बीच में इंटरप्ट किया है। तो एक ख़ास किस्म के कुछ जर्नलिस्ट होते हैं जो नेताओं से मिल करके और बिचौलिए का काम करते हैं, कारोबार करते हैं, लाइजनिंग करते हैं जी। लाइजनिंग करते हैं। तो असल में पेट पर लात उनके लगी है, क्योंकि खबरें तो एजेंसियों से मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं से मिल जाएंगी, छाप लेंगे। हाँ। और जितना सरकार चाहेगी एजेंसियां भी उतनी ही खबरें देंगी। बिल्कुल, इसलिए खबरों की बात नहीं है, बात उन लोगों, एजेंसियों को भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया। वही पीटीआई बंद करके एएनआई शुरू हो गई है, दूरदर्शन को बंद करके एएनआई चल रहा है। एएनआई के बारे में पूरा जो है एक ग्रंथ जो है छप सकता है। हाँ। और उसमें आप देखिए, कैरावन पत्रिका ने तो सबूत के साथ छापा कि किस तरह सरकार जो है एएनआई को मुख्य एजेंसी बना के चलती है, और वो एएनआई का काम क्या, फर्जी खबरें या आरएसएस की खबरें या एक तरफा खबरें दे रहा है। जी, तो ये हालत है। हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैंने बीच में इंटरवीन किया था ताकि भूल ना जाऊं, क्योंकि कुछ पत्रकार ये काम करते हैं। नहीं, बिल्कुल करते हैं। आप नहीं समझे, हिंदुस्तान में जो है आज के समय में अगर आपकी सत्ता के गलियारे तक पहुंच है, तो आप कुछ भी जो है लेन देन करके अपना गुजारा कर सकते हैं। तो ये गुजारा करने वाले पत्रकार हैं, इनके हाथ में ज़्यादा ताकत नहीं होती। और क्या होता है कि सत्ता को भी अक्सर ऐसे पत्रकारों की ठकुर सुहाती जिसे हम बोलते हैं, कि ठाकुर जी के मुंह पे उनके मतलब की बात बोली कहने का शौक होता है। वो हर प्रधानमंत्री को कहेंगे जी आपके नगाड़े बज रहे हैं, आपके ढोल बज रहे हैं, आपका डंका बज रहा है, बच्चा कुछ और प्रधानमंत्री समझेगा कि पत्रकार कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। हाँ, ये 10 कह रहे हैं या खुश हो जाएगा वो। हाँ जी हाँ। तो अब ये समझिए, इन पत्रकारों ने पहली बार ये बताया है कि अंदर जो है सब कुछ सड़ रहा है। संसद वो है, वो संसद नहीं रही है। जो संसद जो है ऐसी संसद थी जिसमें लोग खुलेआम चले जाते थे। जी जी जी। मुझे याद है 1972-73 तक डीटीसी की बस संसद भवन की जो गोल इमारत है उसके साथ से गुजरती, हाँ, अंदर से जाती थी, बिल्कुल जाती थी। मुझे भी याद है। और संसद में लोग जाते थे, बच्चे जाते थे, पहले बच्चों को ले जाया जाता था 1 घंटे के लिए, वो स्कूल की तरफ से आते थे और संसद की कार्रवाई देखते थे कि सीखेंगे कुछ। लेकिन जो है अब जो है संसद को एक तरह से
चुप रहने की संस्था बनाया जा रहा है और उसका मकसद ये है कि सरकार नहीं चाहती कि संसद में जो कुछ हो रहा है, क्योंकि संसद की ताकत है, वो कोई भी कानून बना सकती है। यूएपीए का कानून उसने बनाया कि आपको बिना जमानत के बंद कर सकते हैं, सीएए उसने पास किया, एनआरसी उसने पास किया, आप बाकी और कानून देखेंगे वो संसद पास करती है। और सरकार क्या कहती है, हमने संसद में पास करवाया। जब ये किसान बिल का मसला था तब भी उन्होंने कहा जी संसद में हमने ये बिल पास किए, संसद ने पास किए, देश की जनता ने किए। तो एक अमली जामा पहनाने के लिए संसद एक सरकार का माध्यम है। और उस माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, अंग्रेजों ने जब संसद बनाई थी तो जिस आदमी ने वास्तुविद था उसने लिखा था उसके गेट पे, इटर्नल विजिलेंस इज ए प्राइस फॉर लिबर्टी, यानी सतत जागरूकता ही आपकी आज़ादी की कीमत है। और अब जो है ये चाहती है कि आप जो है संसद जो है गंधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध ले, अपने कान फोड़ ले, अपनी जबान काट ले, और संसद जो है वो ऐसे लोगों का समूह बन जाए कि बस हाथ उठाया, और हाथ उठाने की भी उनको परमिशन नहीं है। स्पीकर और जब सब लोग मिलकर ऐसा शोरगुल करते हैं। अब आप देखिए कि जो 3 किसान बिल पास हुए वो तो बड़े घटिया तरीके से हुए, हमने उसकी पहले भी आलोचना की कि संसद के साथ बलात्कार था, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और मैं मान के चलता हूं कि सबसे ज्यादा दोषी अगर किसी आदमी को इतिहास याद करेगा तो हरिवंश हैं, जो कि उपसभापति थे, जिनकी निगरानी में तीनों बिल पास हुए। अब उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि संसद ने जब तीनों बिल वापस लिए तो लेने के टाइम पता चला कि मैं पेशाब करने गया और जब तक लौट के आया तब तक बोला जी बिल पास हो गए। तो मैं वो अंश नहीं देख पाया कि संसद में बिल कैसे पास हुए, क्योंकि इतना आदमी सोचता है 2 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन तब तक पता लगा कि पूरा का पूरा जो मेला है वो लुट गया। तो अब संसद में ऐसा बिल पास हो गया, तो मेरे दिमाग में कई दिन से बड़ी परेशानी थी कि ऐसा हुआ क्यों। तो मैं कल रात को संसदीय कार्यवाही देख रहा था, तो मैं आपको बताऊं कि तीनों बिल वापस लेने के लिए जो बिल कोर्ट संसद में पेश किया गया, उसमें हर बिल के साथ एक होता है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन। उससे कोर्ट जो भी मंत्री होता है जब बिल को प्रस्तुत करता है तो वो सरकार की मंशा बताता है कि हम इस बिल को क्यों लाए। अब जब मैंने ऑब्जेक्ट एंड रीजन ऑफ ये तीनों बिलों का पढ़ा तो उसमें पता चला कि सरकार ने अपनी मनगढ़ंत बातें डाल रखी हैं। सरकार की ये ऑब्जेक्ट एंड रीजन में सरकार कह रही है कि हमने 126 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिए हैं। और उसमें आगे वो क्या कह रही है कि 106 लाख करोड़ किसानों के खाते में भेजे हैं, जो 11 करोड़ किसान हैं। तो जब मैंने इसे कैलकुलेट किया तो पता लगा कि हर किसान के खाते में केंद्र सरकार, मोदी सरकार कह रही है हमने 1 साल के भीतर 2020-21 में 10 लाख रुपए उसके खाते में भेज दिए। तो आप लोग बहुत से किसान होंगे जो देख रहे होंगे, हालांकि हर इंसान का किसान से ताल्लुक़ है, हम भी गांव से हैं। कोई कंफर्म कर दे मोदी जी की सरकार ने क्या कभी 10 लाख रुपए आपके किसी अकाउंट में भेजे हैं? अगर नहीं भेजे तो झूठ का कितना बड़ा पुलंदा था जो खुलने नहीं दिया पार्लियामेंट। हाँ, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट ऑफ रीजन पढ़ा जाता तो लोगों को पता चला झूठ बोल रहे हैं। अगर इस पे बहस होती तो कोई भी सदस्य पढ़ सकता था, लेकिन 4 मिनट में सारा खेल इसलिए खराब कर दिया ताकि ये इट्स ए पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। संसद की जो बहस होती है उसको सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि ये आधिकारिक डॉक्यूमेंट है। जो हमारा देश की संविधान सभा की जो बैठकें हैं उन पे रीडिंग होती है, उन पे पढ़ा जाता है कि वाकई संसद की मंशा क्या थी। तो ये जो सारे स्टेटमेंट हैं फर्जीवाड़ा कि हमने किसानों को जो है बीज दे दिए, हमने किसानों को इंश्योरेंस दे दिया, हमने किसानों को क्रेडिट दे दिया, हमने उनकी मंडी सुधार दी, ये सारा का सारा 2 पहरे में जो है पूरे की पूरी बात जो है नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद के इस बिल के साथ जो है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट में रखी और उसे पास करा लिया। आज के दिन रिकॉर्ड है। कल को मोदी जी कहेंगे हमने किसानों को 10-10 लाख रुपए दिए, उनके खाते में दिए, और संसद की यानी वो दावे के साथ सबूत हो गया। बिल्कुल सबूत नहीं, ये तो उसका एक तरह से मोहर लग गई। अब मोहर लगा के जो है सरकार ने, इसलिए लोकसभा में इस पे बहस नहीं होनी थी, और जब ये राज्यसभा में रखा गया तुरंत, तब भी किसी सदस्य को पढ़ने तक का टाइम नहीं दिया कि बिल रखा, इंट्रोड्यूस हुआ और 3.5 मिनट में पास हो गया। तो कौन खोल के देखेगा, कौन पढ़ेगा? और वहां पर क्या किया, हंगामा शुरू कर दिया, शोर शराबा। तो जब शोर शराबा हो तो आप जो है किसी मुद्दे से अगर किसी का ध्यान भटकाना चाहते हैं, जैसे बच्चा कहे मुझे रोटी चाहिए, माँ कहे देख पड़ोस में जो आग लग गई वहां भागो, तो आदमी खाना छोड़ के वहां भागेगा। बिल्कुल। तो संसद की जो पूरी गरिमा है उसको खत्म करने का काम मोदी सरकार हिंदुस्तान की लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से मिलकर कर रही है। मेरे हाल में मुझे पता चला एक नोटिफिकेशन 11 अगस्त 2021 को, जब संसद में राज्यसभा में सांसदों के सामने जो है
मार्शल्स को खड़ा कर दिया गया। और मार्शल वो होते हैं जो तुर्रेदार लोग होते हैं और जो सामान लाते हैं। तो उसमें भी एक वॉच एंड वार्ड स्टाफ होता है। वॉच एंड वार्ड स्टाफ वाला होता है खाकी सी वर्दी पहन के या हल्की सी हरे रंग की वर्दी पहन के घूमते हैं। एक दिन पहले नोटिफिकेशन आया कि किसी भी सदन का जो वॉच एंड वार्ड का स्टाफ है वो दूसरे सदन में जा सकता है, जिस पर रोक थी पहले। और ये कर दिया कि वहां पर जो भी सिक्योरिटी वाला है वो भी संसद में जा सकता है। अच्छा। वेल में जा सकता है। तो राज्यसभा में 11 अगस्त को उन्होंने जानबूझकर जो आदमी थे, जो पुरुष सांसद थे, उनके सामने तो महिला वॉच एंड वार्ड की औरतें खड़ी कर दी कि अगर वो कुछ करेगा तो कहेंगे महिलाओं के साथ कुछ कर दिया। तो ये जो है नारी का अपमान हो गया। और जो महिलाएं थी सांसद, उनके सामने पुरुष खड़े कर दिए ताकि वो डर जाएं, ये आदमी अब इनसे क्या करें। तो ऐसी घटिया नीच बने की प्रवृत्ति अगर किसी सदन में हो रही है और उसके बाद कहो जी हम जो है पिछले सदन में जो कार्रवाई हुई थी उसके बदले में 12 सदस्यों को हम निलंबित कर रहे हैं, और उसको जो है वेंकटा नायडू बताते हैं कि पहले भी लोग जो है निलंबित होते रहे थे। भाई निलंबित होते रहे थे, उसका कारण था, एक परंपरा है, आप किसी आदमी को शोकॉज नोटिस देते हो, उससे जवाब मांगते हो, फिर उस पर कार्रवाई करते हो। अनपार्लियामेंट्री जबान किसी ने इस्तेमाल की, कुछ और किया, पता तो चले। रीजन तो होता है। अब तो यह है कि सभापति एक तरह से और जो राष्ट्रपति है और अध्यक्ष है, ये तीनों अंग हैं, संसद इन तीनों से मिलकर बनती है। ये सारे के सारे मोदी जी के गुलाम हो गए हैं। और गुलाम इस हद तक हो गए हैं कि अगर इनका बस चले कि मोदी जी अगर इनको कहें दंड बैठक लगाओ तो दंड बैठक लगाते हुए नजर आएंगे, कहेंगे दंड बैठक लगाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बाबा रामदेव ने कहा है। वो पहले योगा के बहाने सबसे कराई दिया जो वो, इसलिए ये आपके माइंड की कंडीशनिंग है। जॉर्ज ऑरवेल जो है जिसे 1984 लिखा, ये मामला सेहत का नहीं था, नहीं, ये आपको बकरा बनाने का था। और शुरुआत में जो योगा कराया पूरे देश को और विदेशों तक में इंटरनेशनल योगा डे मनाया, इसीलिए ये जैसे हम कहें वैसे आप करो, ये जी हाँ, ये है बहुत। और जॉर्ज ऑरवेल ने कहा है कि सरकार चाहती है कि आपके दिमाग की कंडीशनिंग हो जाए। जैसे एक आजादी शब्द है, आजादी शब्द से इन्हें सबसे घृणा है। क्योंकि आजादी के साथ बहुत सारे सपने आते हैं। जैसे आप कोई बच्चे को सिखाओ आजादी क्या है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी, ये सब आपकी आजादी के हिस्से। अगर मैं आप पे रोक लगा दूं कि आप आजादी शब्द बोलेंगे ही नहीं, तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इट इज ए रियल, ये रियल होती है, किताबी नहीं होती। बिल्कुल। अगर मुझे जो है खाना खाना है और मैं तैयार नहीं कर पाऊँ कि मुझे परांठा खाना है या नान खाना है, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ कह दी यही खाना पड़ेगा, तो वो आप खाना खा नहीं पाएंगे ना उसका मजा ले पाएंगे, क्योंकि मजा ये है कि आप अपनी मर्जी से खाते हैं, अपनी मर्जी से, चॉइस से खाते। अब ये सरकार क्या करती है, आपकी आजादी के शब्द बोलने पर भी रोक लगाना चाहती है। जेएनयू से जो ये बार बार आरएसएस वाले कहते थे ना, यहाँ के लोग नारा लगाते हैं हमें चाहिए आजादी, टुकड़े टुकड़े गैंग तो इन्होंने रख दिया, क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग ही है इन्होंने। लेकिन उनको आजादी शब्द से इसलिए घृणा है, ये सरकार ऐसी है जो लोगों की आजादी छीनना चाहती है। इसने देश के अमीर लोगों से भी आजादी छीन ली है। हिंदुस्तान के 6 लाख लोग जो है हिंदुस्तान छोड़ के विदेश से भाग गए, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी भी दिन ईडी वाला आएगा, किसी दिन एनसीबी वाला आएगा, किसी दिन सीबीआई वाला आएगा, किसी दिन लोकल पुलिस वाला आएगा और वो आपको उठा के किसी भी जुर्म में बंद कर देगा, तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। अदालत वकालत जो है बेकार की चीज है, क्योंकि हर एक्ट में लिखा हुआ है कि जब आईओ चाहेगा उसके सेटिस्फेक्शन पे आपको बेल मिलेगी। यही बात जो है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में लिखा है, यही बात जो है ईडी के एक्ट में लिखा है, यही जो है मनी लॉन्ड्रिंग में लिखा है, यही जो है और एक्टों में घुसेड़ दिया है इन्होंने। और घुसेड़ने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट तक की हालत जो है बड़ी ऐसी हो जाती है कि वो बेल दे या ना दे, और हाथ में आदमी सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकता। जी। तो पूरे देश को गुलाम बनाने का षड्यंत्र ये सरकार कर रही है, और ये सरकार इसे कर रही है कि आपके बोलने की, आपके रहने की, आपकी चॉइस की। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में हम जाते हैं तो हमारे पास चॉइस होती है, भाई ए को चुनना है, बी को चुनना है, सी को चुनना है। अगर मैं आपके वोट देने के अधिकार पर ये कर दूं कि आपको चुनना ए को ही है, जैसे हम कहते हैं कि अमेरिका में तो चुनाव होता है तो 2 लोगों को चुनते हैं, आपकी वो चॉइस है। और जब रशिया में चुनाव होता है तो वहाँ ये होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग खड़े हैं, एक ही आदमी खड़ा है, उसी को आपको वोट देना है, लेकिन वोट भी देना है। तो वो कहेंगे 90% लोगों ने वोट दिया और भारी बहुमत से विजय किया। जी। तो ये देखिए, अब आपको क्या लगता है, चूंकि जिसे कहते हैं ना अति हो गई, अति इस माने में कि अब मीडिया वाले जो हैं वो सड़क पे आ गए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें संसद तक जाने दिया जाए। संसद में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। बिल्कुल। और आपने कितने अहम डॉक्यूमेंट की तरफ इशारा किया, जो बताया आपने कि ये बता दिया पूरे देश की संसद को, कागज़ों पर ही सही, लेकिन कि हर किसान को 10-10 लाख रुपए पहुंच गए हैं। आप समझ लें कि एक घर में एक ही किसान नहीं होता, उससे ज़्यादा भी अकाउंट होते हैं। तो पता चला किसी घर में एक बाप है, 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं,
30-40 लाख रुपए पहुंच गए बिल्कुल। और सरकार के रिकॉर्ड में आ गए। आगे तो ये- नहीं, हाँ, नाउ इट्स ए रूल ऑफ, ये तो एक एविडेंस है। एविडेंस हो गया। तो अब आगे क्या, मोदी जी इसे कब तक कैसे चला पाएंगे? मोदी जी का फ्यूचर क्या लगता है आपको? चंद्रशेखर जी थे, उनसे एक बार बात हुई। हाँ। वो एक बात बड़ी अच्छी कहते थे, जब प्रधानमंत्री बने तो ये होता था भाई 4 महीना बनाम 40 साल। हाँ, हाँ। उस समय नारा था। जी, जी। तो एक ने, उनके जो लोग बैठे थे, तो एक ने कहा कि आपने बड़ी जल्दी त्यागपत्र दे दिया। 6 मार्च को उन्होंने त्यागपत्र दे दिया जी, था। जी, जी। तो आपने बड़ी जल्दी त्यागपत्र दे दी, क्यों दे दिया? हाँ। सत्ता को जोड़ तोड़ करनी चाहिए थी। हाँ। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, बोले तेनजिंग और एडमंड हिलेरी हाँ। वो हिमालय पे चढ़े, एवरेस्ट पे, जी। और वहाँ जाके उन्होंने झंडा गाड़ा। हाँ। उसके बाद क्या किया, वहाँ घर बना लिया। बोले उसके बाद वो नीचे उतर आए। ये तो बड़ी उनका बात नाम है। हिस्ट्री में लिखा गया। हाँ। तो मोदी जी के साथ ये है कि इन्होंने वो उस पहाड़ पे, तिकोने पहाड़ पे, नुकीले पहाड़ पे ये घर बनाना चाहते हैं परमानेंट। हाँ, तो अब जो है मोदी जी के पिटारे के सारे जो हरकतें हैं, सारे जो इनके तरकीबें हैं, वो खत्म हो गई हैं। अब इनके जिम्मे जो है, जैसे नेहरू के बारे में कहा जाता है, विस्टा में प्राइम मिनिस्टर हाउस बन रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बन रही है। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, क्या ये उसमें काम नहीं कर पाएंगे? ये सेंट्रल विस्टा जो है, मैं वास्तु के हिसाब से कह रहा हूँ, ये सेंट्रल विस्टा बड़ी दुर्भाग्यशील चीज़ है। हाँ। मोदी जी ने 2 ही बड़े गलत आधारशिला रखे, एक राम मंदिर का रखा, वो भी वास्तु के खिलाफ है, और इसलिए अभी तक नहीं बन के तैयार हुआ। जी। उसके अब जिक्र भी नहीं करते, और वो मुद्दा चुनाव में भी नहीं रहा यूपी के। जी, जी, और ये सेंट्रल विस्टा जो है, ये ताबूत की शक्ल का है। इसके में जो देखते हैं हम, तो इसकी वास्तु खराब है। जिस दिन मोदी जी ने 10 दिसंबर को इसकी नींव रखी, अभी आने वाले हैं, हम आज 7 दिन में पहुंच जाएंगे वहाँ, 1 साल में। जब से मोदी जी ने उसकी नींव रखी है, मोदी जी का लोकतांत्रिक चरित्र जो है तानाशाह में बदल गया है, और सब लोग उनका विरोध करते हैं, और सब लोगों में उनकी लोकप्रियता खत्म हो गई है। आज के दिन मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि आम नागरिक की तरह कहीं जाकर किसी से बात कर सके। हाँ, तो सेंट्रल विस्टा मेरे ख्याल से ज्यादातर जो बिल्डिंग है वो जमीन के अंदर ज्यादा है। कैसे ही बनाओ, वास्तु दोष तो उसमें है। नहीं, वो प्रजातंत्र जो है वो जमीन के अंदर जाकर के नहीं, अभी मोदी जी जब बाहर गए थे, विदेश गए थे, अमेरिका से जब लौटे, जी। और रात को अचानक वो सेंट्रल विस्टा पे पहुंच गए। हाँ, वो हेलमेट लगा के, वो हेलमेट लेके, जी, तो वो वहां पर उसके लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया था। अच्छा। और यज्ञ में उसके पंडित ने उनको कोई सामग्री दी थी कि इसको तुम गाड़ोगे तो इसका वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। अमेरिका से लाए थे क्या वो? नहीं, बना हिंदुस्तान में था, लेकिन मोदी जी को जब उसकी पूर्णाहुति देनी थी तो उसी दिन देनी थी। जी। वो जैसे मुहूर्त वगैरह हाँ, निकालते पहले से वो तारीख तय थी। हाँ, तो वो गाड़ने गए थे। अच्छा। वो तो फोटोग्राफर का नाश हो, उसने मोदी जी की वैसी फोटो डाल दी, और सबको पता चल गया कि मोदी जी ये करने गए थे। नहीं, वो तो ऐसा लग रहा था कि मोदी जी जो अपने आप को वर्कोहॉलिक कहते रहे हैं। वर्कोहॉलिक क्या है? मोदी ने कुदाल चलाई, मोदी जी ने वहाँ छेनी चलाई। मोदी वर्कोहॉलिक क्या होता है? मैं आया और एक चक्कर लगा के आ गया, मेरे वर्कोहॉलिक हो गया। अरे साहब, मैं भी अमेरिका गया हूँ, जब वापस आता आदमी इतने लंबे सफर से ऐसे ही थक जाता है, आराम करना चाहता है, वो सीधे विस्टा पे पहुंच गया, ये बड़ी बात है। अरे गद्दी बचानी थी ना, मैं तो कह रहा हूँ, वहाँ पे वो सामान रखने गए थे, जी। गाड़ने गए थे। तो आपको क्या लगता है मोदी जी का फ्यूचर क्या है? मेरे को लगता है मोदी जी, मैंने जो अभी एवरेस्ट की बात की, वो स्लाइडिंग में अब उनका कैरियर जा रहा है। हाँ। अब वो अपनी जो ऊंचाई थी उन्होंने पहुंच गए वहाँ हो तक। चुकी है। अब इसके बाद इनका पतन होना है। धीरे धीरे संघ भी कहेगा हाँ जी इनको विदा करो, आरएसएस भी कहेगी, और बीजेपी भी कहेगी इनको विदा करो, और जो आम आदमी है वो भी कहेगा कि इस आदमी के बस की अब कुछ नहीं है। आज देश की सबसे बड़ी समस्या चीन है। चीन हमारी सीमाओं पर बैठा हुआ है, वो घुसने के लिए लगातार तैयार है, और सरकार कहती है सुब्रमण्यम स्वामी को कि जब उसे सवाल किया कि चीन अंदर घुसा या नहीं, तो कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। अब बात ही बताइए कि मैं कहूँ किसी आदमी से कि फलाने ने तुम्हें थप्पड़ मारा नहीं मारा, कह जी ये तो मेरी मान प्रतिष्ठा का सवाल है, इसका मतलब मारा होगा। हाँ, मारा होगा, और आप ये खुल के बताने नहीं जा रहे कि मेरी पिटाई हो गई है। हाँ, तो इससे समझो चीन की हिम्मत तो रोज बढ़ती रहेगी। जी। मैं जो पहले अभी भी कहता हूँ, पहले भी कहता हूँ, वो लगातार हमारे अंदर आता जा रहा है। हम अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे। अब मोदी जी रोज जुमले छुपाते हैं। अरुणाचल में गांव बसा लिए साहब, 2 गांव। हाँ, 2 गांव बसा लिए उसने। हाँ। 1000 हवाई जहाज का हवाई अड्डा खड़ा कर लिया है उसने, जो है हेलीकॉप्टर के पोर्ट बना लिए हैं, जिसे हेलीपोर्ट बोलते हैं, नया शब्द उसने दिया है। अच्छा। और हम जो है कहते हैं जी भूल जाओ इसको, जैसे कबूतर की तरह आंख बंद कर लो। ना मैं बिल्ली को देख रहा हूँ, ना बिल्ली मुझे देख रही है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता जो है वो बिल्ली नहीं है, वो जागी हुई है, वो हर चीज देखती है। और ये जो मीडिया उन्हें भ्रमित करने वाला है, उसको भी अब अकल आ गई है कि उसके भी दिन पूरे हो गए हैं। लोग अब जो है मोदी मीडिया को देखते नहीं हैं,
और लोग जो है सिर्फ सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा अपना ध्यान रखते हैं, और यही इस सरकार का सबसे बड़ा संकट है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी। आपने बताया कि मोदी जी का जो सियासी कैरियर है अब उसकी स्लाइड नीचे की तरफ जा रही है। हो सकता है आरएसएस और बीजेपी भी उनसे जान छुड़ाने की बात कहे। और आपने ये भी बताया कि ये जो वास्तु के हिसाब से सेंट्रल विस्टा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर बन रहा है वो शायद कामयाब ना हो। नहीं, कामयाब तो हो जाएगा, लेकिन मोदी जी उसका सुख नहीं ले पाएंगे। मोदी जी सुख नहीं ले पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वो मुझे याद आता है कि वो कोई एक बहुत बड़ा बादशाह हुआ तारीख में और उसने अपनी एक जन्नत बनवाई, लेकिन वो उसके अंदर नहीं जा सका, पैर नहीं रख सका। तो ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए आने वाले वक्त में हम बहुत सी चीज़ें देखेंगे, क्या समझेंगे, लेकिन बहरहाल हमें आपको सभी को देश के लिए, देश के प्रजातंत्र के लिए, देश में लोगों के अलग अलग धर्मों और संप्रदायों के लोगों के बीच में मोहब्बत बाकी रहे, ताकि मिलकर के देश को आगे बढ़ा सकें। इस तरफ हमें सभी को सोचना है। ये सियासी पार्टियां आएंगी जाएंगी, हुकूमतें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश बाकी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।